Hello viewers, welcome to once again on my YouTube channel Learn More Forever। Learn More Forever चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। बहुत ही इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप सभी को ध्यान से देखना है। आप सभी को पता है कि जो स्टार्टिंग में वीडियो किया था वो मैंने किया था रिटायरमेंट बेनिफिट से। आप लोग को याद होगा जिससे हमने बात किया था रिटायरमेंट बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जिसमें हमें ये सीखना कि रिटायरमेंट के बाद जो भी बेनिफिट मिलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। हमने इसके ऊपर ग्रेजुटी सीख चुके हैं, पेंशन, लिव इनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड जो अभी आज हम सीखने जा रहे हैं, और हम लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम सीख चुके हैं, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन एग्जाम्शन में सीख चुके हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिससे मैंने इसका पिछले कई वीडियो बना भी चुका हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और हमने इसके ऊपर एसपीएफ का भी डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसी का आज हमारा जो पार्ट है वो हमारा क्या है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है क्या, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अपनी स्वेच्छा से एक फंड बनाते हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमें बस मेरा जो मेन मकसद इस वीडियो का ये सीखना है कि आखिर इसका क्या ट्रीटमेंट करना है इनकम टैक्स के अंडर। चलिए इसको एक बार देखते हैं हम लोग। तो जैसे हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ ये आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें मैंने बताया था कि जो इनकम में जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो सेक्शन 80C में होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वो आपका क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओके। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नो ट्रीटमेंट अंडर हेड ऑफ सैलरी। आप सभी को पता है कि हम लोग हेड अंडर हेड सैलरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट आपको अंडर हेड सैलरी में नहीं करना है, किसका, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। ये हम अलग चैप्टर में करेंगे, यानी जब हम जाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिडक्शन, यानी जब हम 80C की बात करेंगे, यानी हम सिर्फ ओनली डिडक्शन का चैप्टर करेंगे, तब इस बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए लिख रखा है ट्रीटमेंट विल डिस्कस अंडर चैप्टर डिडक्शन, ठीक है। ऐसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो 80C आपका होगा उसमें क्या होगा, जो भी आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे डालोगे आपका क्या होगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा 1,50,000 रुपीज तक। ऐसे बहुत सारे आपके लगभग 25 से 30 आपके पास ऐसे हैं, आपको वहाँ पे इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, ठीक। तो अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात करें, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपका होता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है आपका यूआरपीएफ, इसका हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट कहाँ होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो अंडर हेड सैलरी में होता है। जब आप सैलरी का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं तो इसी में इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक। और कुछ भाग इसके ऐसे होते हैं जो हम रिटायरमेंट के समय करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आखिर आरपीएफ है क्या। अगर हो सकता है आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं हिंदी में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, ठीक है। आखिर होता क्या, एक बार देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम टू विच द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाई। ये इस पर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, इस पे होता है प्रोविजन एंड मिसलेनियस फंड, आपका 1952 अप्लाई होता है। सेकंड इसमें है कि 1952 के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन हु एम्प्लॉइज 20 और मोर एम्प्लॉय, कह रहा है कि इसके अनुसार 1952 के अनुसार अगर आपके पास एम्प्लॉय की संख्या 20 या उससे ज्यादा है, इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, एक तरह से क्या आपके पास एक ऑब्लिगेशन है टू रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर द पीएफ एक्ट 1952। अगर आपको पीएफ एक्ट 92 में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है तो आपके पास एम्प्लॉय की संख्या 20 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड स्टार्ट अ प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोविडेंट फंड स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा केस होता है जहाँ पे एम्प्लॉय की संख्या 20 होता ही नहीं है, उस केस में हमें क्या करना, देखिए उसके बारे में बताया हूँ। However, there is no restriction if employer and employee of such establishment with to start a scheme even if the number of employee is less than 20। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपके पास एम्प्लॉय की संख्या 20 से कम है तब भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है कि आपको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से आपको परमिशन लेना पड़ेगा और आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस मुझे यही सीखना है, हमें हम लोगों को यही सीखना है कि आखिर इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इनकम टैक्स के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग जॉब, आपको पिछले क्लास में बताया था कि 4 सवाल आपको रेज करना है, ठीक है, कि एम्प्लॉय का जो
पैसा जो पीएफ अकाउंट में जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉयर देता है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है एम्प्लॉय के हाथ में, और जो इन्वेस्टमेंट करने से जो आपके पास रिटर्न आएगा उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद आपको पता है कि जो अमाउंट आप निकालोगे उस पर आपको कितना टैक्स देना है कितना नहीं देना है। तो अगर हम ड्यूरिंग जॉब की बात करें तो हम यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीएफ, जिसमें आप सभी को पता है कि आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आरपीएफ के बारे में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो आपको पता है मैंने बताया था 4 सवाल, 3 सवाल ड्यूरिंग जॉब। पहला सवाल क्या है कि जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका हमें क्या करना है। तो मैंने पहले क्लास में बताया था कि एसपीएफ में भी यही केस होता है और आपका आरपीएफ में भी यही केस होता है। क्या केस होता है? टैक्सेबल बट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यानी आप सभी को पता है कि एसपीएफ में आपने क्या किया था कि ऊपर जब आपने सैलरी निकाला था, यानी आपने जो ग्रॉस सैलरी निकाला था उसमें आपने ऐड किया था और 80C में इसको क्या किया था? माइनस किया था। इस तरह से हम बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन उसका क्या करना है। तो दूसरा सवाल है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में है यानी आरपीएफ अकाउंट में है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। आप सभी को पता है कि जब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया तो एक तरह से एम्प्लॉय का है तो वो सैलरी माना जाएगा ना, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना देखिए इसमें बता रखा है टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका एम्प्लॉयर 12% तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उस पर 1 रुपये भी आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आपको 12% से 1% भी ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। इसका हम डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। और जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा आरपीएफ में, ठीक है, तो कह रहा है कि टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। कह रहा है कि अगर 9.5% से अगर कुछ एक्सेस आपको मिलता है टैक्स, मतलब आपको रिटर्न मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए लिख रखा है ना सैलरी। तो आखिर सैलरी का क्या मतलब होता है? तो सैलरी का जो मतलब होता है यहाँ पर लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी में आपका वही होगा, इसका मतलब जो आपने एचआरए के समय किया था वहां पर भी यही मतलब होगा। तो इसमें क्या आपको लेना है? सैलरी में आपको लेना है बेसिक प्लस डीए और देखिए ब्रैकेट में लिख रखा है उटोई। उटोई का मतलब अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपको लिखा रहेगा 50% 40% उसके अनुसार आपको लेना है, और परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन। यानी बिल्कुल सिंपल सा आप इसको याद रखना है कि जो आपने एचआरए करते समय सैलरी का जो मीनिंग लिखा था, जो आपने कैलकुलेशन किया था, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यानी थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कि जो 12% से 1% भी ज़्यादा एक्सेस मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने 12% तक कंट्रीब्यूट किया तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। और सिंपल सी बात है कि आपका जो एम्प्लॉयर है इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो कितना % कंट्रीब्यूशन करेगा, वो 20 भी कर दे, 40 भी कर दे या 100% ने क्यों ना कर दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें बस ये देखना है कि अगर उसने 12% से जो भी एक्सेस अमाउंट किया है वो हमारा सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और रही क्रेडिट की बात, इंटरेस्ट की बात रही, तो इसमें वही कि 9.5% से अगर ज़्यादा होगा तो वो आपका टैक्सेबल होगा। अब देखते हैं कि अगर रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो क्या होता है। तो यहाँ बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल आपके पास क्या है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फंड। अगर आपको अमाउंट रिसीव्ड होता है जब रिटायरमेंट के समय, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना होता है। इसमें देखिए ध्यान से पढ़ना, आपको लिख रखा है नथिंग शैल बी टैक्सेबल। कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, जैसा कि आपका एसपीएफ के केस में था, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में था। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है? इफ एनी ऑफ द 3 कंडीशंस मेंशन्ड अर्लियर इज सेटिस्फाइड। कह रहा है कि इनमें से अगर 3 कंडीशन को आपने एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे की वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैं फिलहाल यहीं पर स्किप कर रहा हूँ। और फिलहाल हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो ड्यूरिंग द जॉब जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इसने क्या किया? आरपीएफ फंड में दोनों ने क्या करना है? कंट्रीब्यूशन करना है। आप अभी क्या पढ़ रहे हो? आरपीएफ बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, कितना कुछ अमाउंट इसने कंट्रीब्यूशन किया, इतना ही कंट्रीब्यूशन किसने किया? एम्प्लॉयर ने भी किया। दोनों ने यहाँ पर क्या किया? कंट्रीब्यूशन किया, किसमें? आरपीएफ फंड में, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है आपको कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया है, मान लीजिए जो भी अमाउंट किया है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल जैसे आपने स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में किया था, यहाँ पर भी वही केस है। यानी पहला सवाल क्या है कि एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ फंड में उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए मैंने लिख रखा है
टैक्सेबल बट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और आप सभी को पता है कि 80C का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। यानी पहला सवाल आपके पास हमने कंप्लीट कर दिया कि जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन वो 80C में जाके फिर आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड में बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, आप सभी को पता है कि जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा वो भी तो आप ही की सैलरी मानी जाएगा, आप ही का इनकम माना जाएगा। तो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, तो कह रहा कि अगर एम्प्लॉयर ने 12% तक कंट्रीब्यूट किया है किसका, सैलरी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना कि सैलरी का मतलब ये नहीं है कि बेसिक डीए और टर्नओवर कमीशन, वो आपके बेसिक सैलरी का भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। हो सकता है वो बेसिक सैलरी का ओनली इतना % कर सकता है, या बेसिक सैलरी या फिर डीए का कर सकता है, लेकिन आपको हमेशा सैलरी का जब भी कैलकुलेशन करोगे तो जो एचआरए के केस में किया था उसी को आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान से यहाँ पर देखना सभी लोग, कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 12% अगर कोई इंसान करता है, कोई एम्प्लॉयर करता है, तो वो नॉट टैक्सेबल होगा। ठीक है, कहाँ तक, 12% तक। लेकिन क्या लिखा हो नीचे, ध्यान से देखिए, लिख रखा है वट मे बी टैक्सेबल आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन हो सकता है कि रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के बाद ये आपका टैक्सेबल हो, तो इस पे आपको उतना ध्यान नहीं देना है। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और कंट्रीब्यूशन मोर देन 12%, अगर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, आप सभी को पता है कि टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल एक्सेस पोर्शन, जो 12% ज्यादा एक्सेस आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी अभी तक हमने यहाँ पर 2 सवालों का जवाब हमें मिल गया है कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या करना और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन क्या करना। अब बात करते हैं कि जैसे इस फंड में अमाउंट जमा होगा तो आप सभी को पता है कि इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब है कि कहीं हम फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको पीएफ आरपीएफ अकाउंट में उसको छोड़ दें। आप सभी को पता है कि अगर आरपीएफ में छोड़ोगे तो आपको 8.5% से 9% के बीच मिलेगा। हम इसको कहीं फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट करने से जो हमारे पास इनकम आएगा, आप सभी को पता है वो इनकम किसका माना जाएगा, एम्प्लॉय का माना जाएगा। तो तीसरा सवाल क्या है, क्या कहता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है कि अगर आपको 9.5% पर एनम तक इन्वेस्टमेंट मिलता है तो आपको टैक्स नहीं देना है। क्या लिखा हुआ है, नॉट टैक्सेबल बट मे बी टैक्सेबल आफ्टर रिटायरमेंट। देखो जो नीचे में लिखा ना, बट मे बी टैक्सेबल आफ्टर रिटायरमेंट, इसको आपको अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है। अभी आगे की स्लाइड में इसको मैं क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर 9.5% से मोर देन कुछ भी परसेंटेज होगा जो आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्सेबल एक्सेस पोर्शन, बिल्कुल इसकी तरह जैसे हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन था। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर 3 सवालों का जवाब मिल चुका है। तो क्यों ना इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको सीखते हैं, तो आपको बिल्कुल 100% आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझने में दिक्कत है, तो आप इसको इस वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो, पीछे जाकर देख सकते हो, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकल। इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं, बस कुछ नई चीजें इसमें है। Mr. Vijay is working in Parle Agro and has given detail of his income for previous year 2019-20। कह रहा है कि मिस्टर विजय है जो पार्ले एग्रो में क्या है, जॉब कर रहा है। कब, प्रीवियस ईयर 2019-20 का आपको डेटा दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस ग्रॉस सैलरी फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो। तो कह रहा है आपको क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर नेट सैलरी की बात नहीं किया, सिर्फ ग्रॉस सैलरी आपको निकालना है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मेशन है। बेसिक सैलरी आपका गिवन है कितना, 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपये एक महीने का दे रखा है। डीए जो आपका है वो 50% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट आपको दे रखा है, 8,000 पर मंथ। आपको पता है कि 50% रिटायरमेंट है तो 50% उटोई वाला पार्ट होगा। कमीशन एज पर परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कितना दे रखा है, 1%। और टर्नओवर कितना है उस साल का, 5 लाख रुपीज। बोनस कितना मिला आपको, 40,000 रुपये। ग्रेजुटी कितना मिला है, 25,000 रुपये। और हिज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, उसने अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में, 20,000 रुपये। और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये किसी के ऊपर भी कर सकता है, सैलरी के ऊपर भी, बेसिक सैलरी के ऊपर हो सकता है, बेसिक सैलरी पर डीए का भी कर सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी ही आपको लेना है। सैलरी का मतलब यहाँ ये कि आपको बेसिक डीए और टर्नओवर कमीशन नहीं लेना है।
यहाँ पर सिर्फ बेसिक आपको साफ साफ लिखा हुआ है। और करेक्ट इंटरेस्ट अक्रूड इन द आरपीएफ, और आपको इंटरेस्ट कितना मिला उस साल, आपको मिला 13% पर एनम। तो बिल्कुल सिंपल से इसको आप इसको आराम से कर सकते हो। चलिए इसको हम एक बार पहले इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से एक बार इसको सवाल को आप देख लीजिए। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक सैलरी वो कितना है, 10,000 रुपये पर मंथ था। इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 1,20,000, 1,20,000 रुपये। और जो डियर अलाउंस कितना था आपका, 8,000 रुपये था। इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 96,000 आएगा। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ये जो 50% दे रखा है ये सिर्फ हम जब सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे ना तब ये आपके काम आएगा, ठीक है। तो 96,000 आ गया। और करेक्ट कमीशन ऑफ टर्नओवर कितना था, 1%। तो 5 लाख का 1% कितना आ जाएगा आपका, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये आ जाएगा। बोनस दे रखा आपका 40,000 रुपये। और ग्रेचुटी, ठीक है, जैसे ग्रेचुटी आपको यहाँ गिवन था, ग्रेचुटी कितना आपके पास, 25,000 रुपये है। तो इसका देखिए मैं लिख रखा है नोट 1, ठीक है। तो ग्रेचुटी आप सभी को पता है कि जो ड्यूरिंग द जॉब होता है, जो ग्रेचुटी आपको मिलता है ना, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ 25,000 रुपये लिख दिया है। चाहो तो आप यहाँ पर नोट्स देख सकते हो, मैंने बना रखा है नोट 1 में, ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। तो हमने यहाँ फुल्ली टैक्सेबल होता है, पूरा हमने लिख दिया। सेकंड बात करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नोट 2, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होगा। तो सिंपल सी बात है ना, टैक्सेबल अगर है तो वो तो इसी में इंक्लूड हो रखा ना। मान लीजिए यहाँ पर इसकी सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन इसने किया है तब वो तो डिडक्ट होके इसको सैलरी मिला होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो इसमें ऐड हो चुका है आपका बेसिक सैलरी में, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे नोट 2 में लिख रखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, लिख रखा है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इज टैक्सेबल, इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आपको मैंने क्या लिखा है, टैक्सेबल। तो जब ये टैक्सेबल है तो इसमें वो जुड़ा हुआ है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना था आरपीएफ में, वो था 20% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी लिखा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक सैलरी का 20% है ना, तो बेसिक सैलरी आपका 10,000 है। तो कह रहा है कि बेसिक सैलरी आपके पास कितना आ गया, एक 1 ईयर का 1,20,000 रुपये। इसका जो 20% निकालोगे तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 24,000। मैंने यहाँ पर मेन में नहीं लिखा, मैंने यहाँ साइड में लिखा है, अंदर लिखा है इसको, 24,000 रुपये आ गया। आप सभी को पता है कि एग्जाम्प्ट कहाँ तक होता है, सिर्फ 12% तक। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मैंने यहाँ लिख रखा लेस एग्जाम्प्ट नोट 3। तो पहले आपको एग्जाम्प्ट निकालना है, यानी पहले आपको निकालना है सैलरी का 12%। देखिए मैंने नोट में बना रखा है, नोट 3 है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। उसने कंट्रीब्यूट कितना किया है, 20%। तो आपको ये निकालना है कि 12% पहले कितना अमाउंट आता है और उसने कितना एक्सेस दिया है। तो मैंने क्या किया, 12% हम निकाला, बेसिक डीए प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। 12% ऑफ बेसिक आपका 1,20,000 रुपये है। अब देखिए डीए हमने 48,000 क्यों लिया, क्योंकि आपको मैंने दे रखा था यहाँ पर कि 50% आपका क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो आपको 50% आपको यहाँ पे लेना। तो 50% कितना होगा 96,000 का, तो 96,000 का 50% 48,000 होगा। और टर्नओवर कमीशन अगर निकालोगे पूरे 1% 5 लाख रुपए का, तो 5,000 आएंगे। तो अगर जोड़ने के बाद 1,73,000, 1,73,000, इसका 12% निकालो कितना आ गया, 20,760। यानी आपने जो कैलकुलेशन किया 12% तक, वो कितना बना आपका, 20,760। आप देखते हैं कि इसने कितना ज्यादा दिया है, उसने कंट्रीब्यूट कितना किया, 24,000। आप सभी को बताया था कि जो एक्सेस अमाउंट होगा, एक्सेस अमाउंट कितना है, 3,240, ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो मैंने यहाँ पर टैक्सेबल लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। आपको पता है कि 13% आपको दे रखा है, कितना, 13,000 रुपये। तो आप सभी को पता है कि पहले आपको 9.5% तक एग्जाम्प्ट होगा, तो हमें वो निकालना है। जैसे मैंने लिख रखा है लेस एग्जाम्प्ट 9.5% पर एनम नोट 4, तो आपका इतना आ जाएगा। तो चलिए नोट 4 आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए वो 13% आपका दे रखा है, 13,000 रुपये। तो सबसे पहला काम ये है कि मुझे 100% पता करना है कि आखिर 100% अमाउंट क्या रहा होगा। तो अगर आप इसको 100% निकालोगे, 13,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से डिवाइड 13, यानी उसका उल्टा कर दोगे, तो 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो अब देखिए 1 लाख रुपये का 9.5% कितना आ गया आपका, 9500। तो 9500 मैंने क्या कर दिया, इसको एग्जाम्प्ट कर दिया, यानी 9.5% आपका 9500 है और 13% आपका 13,000 है। तो एक्सेस कितना हुआ, 3,500 रुपये। तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ मैं। तो ग्रॉस सैलरी में देखिए आपका क्या आ गया, 2,92,740। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल। दोस्तों मैंने यहाँ पर आगे काम नहीं किया है, अगर आप इसको आगे काम करोगे, अगर डिडक्शन करोगे, तो आपका जो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था उसका, उसका था 20,000 रुपये, वो माइनस हो जाएगा वहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है।
तो मैं यहीं तक इसको किया। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये तो नोट्स आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट। कह रहा है कि अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं कि जो अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा रिटायरमेंट बाद उसका हमें क्या करना है। तो देखिए क्या करना है। कह रहा है कि इफ एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड, कह रहा है कि इफ एनी वन एक कंडीशन में अगर सेटिस्फाइड होता है तो क्या होगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको दिखाऊंगा, समझ में क्लियर आ जाएगा। कह रहा है इफ ऑल कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, कह रहा है कि अगर आपने जो 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होगा, वो टैक्सेबल विच वाज एग्जाम्प्ट अर्लियर अप टू 12% सैलरी एंड अप टू 9.5%। अब देखिए आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे। देखिए मैंने रिटायरमेंट की अगर बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, चौथा सवाल देखिए, नथिंग शैल बी टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा इफ एनी ऑफ 3 कंडीशन मेंशन्ड अर्लियर इज सेटिस्फाई, अगर 3 कंडीशन आपने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो चलिए एक बार देखते हैं 3 कंडीशन है क्या। जो आपके पास 3 कंडीशन है वो देखिए क्या कह रहा है आरपीएफ के बारे में। रिटायरमेंट कह रहा है फुल अमाउंट शैल बी एग्जाम्प्ट, माफ हो जाएगा ऑन रिटायरमेंट, बट एग्जाम्पशन इज अलाउड ओनली इफ वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड कंडीशन आर फॉलोड। कह रहा है कि अगर आपने एक भी कंडीशन को अगर आपने फॉलो कर दिया ना तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। एम्प्लॉय लेफ्ट द जॉब आफ्टर एटलीस्ट 5 years ऑफ सर्विस, पहला कंडीशन क्या कहता है कि कम से कम 5 years के बाद उसको जॉब छोड़ना चाहिए। अगर आपने 5 years के बाद अगर आपने जॉब छोड़ा तो पहला कंडीशन कंप्लीट, तो आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, ड्यू टू इल हेल्थ, अगर आप बीमार हो, या सेकंड है कि डिसकंटिन्यूअस ऑफ एम्प्लॉयर्स, हो सकता है कि जिस जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो 2 साल के अंदर ही एम्प्लॉयर ने ही जॉब बंद कर दिया, अपनी कंपनी को बंद किया। ठीक है, और रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि 3 कंडीशन, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि 5 साल से ज्यादा अगर होगा जॉब कर लिया आपने तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि अब देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि देखिए पहला कंडीशन मैंने फेल कर दिया, यानी पहले कंडीशन सिर्फ मैंने 4 साल ही जॉब किया। ठीक है, तो हम क्या करें, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, ड्यू टू इल हेल्थ, बीमार, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बीमार है, ठीक है, वो काम करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, या फिर डिसकंटिन्यूस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, एम्प्लॉयर ने बिजनेस ही बंद कर दिया, तब मैं कहाँ जाऊंगा, तब तो मुझे जॉब छोड़ना ही पड़ेगा ना। तीसरा है आपका रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कह रहा है कि ऐसा कोई रीजन जो आपके कंट्रोल में हो। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे एमएनसी कंपनी में क्या होता है कि इंटरव्यू से पूछा जाता है कि आप ड्रिंक करते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि लड़के तो चलो ड्रिंक करते हैं तो चलो उनके लिए कोई बात नहीं, फ्री का मिलेगा, वो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन जो गर्ल्स होगी, जो लड़कियां होंगी, उनको दिक्कत होगा। ठीक है, तो कहा चलो उसने स्टार्टिंग में जॉब तो कर लिया लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं यहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो वो अगर वहां से जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए 5 years कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, वो रिजाइन दे सकते हैं। और अगर उनको जो भी अमाउंट मिलेगा रिजाइन के बाद, जो भी उनका जो कंट्रीब्यूशन का था आरपीएफ में, तो वो क्या होगा, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगा, माफ होगा, लेकिन ये 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए अब दूसरा जो पॉइंट है, इसमें से तीनों कंडीशन जो मेरे पास लिखा है उसमें से मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, यहाँ पर भी मैं फेल हो गया। तो तीसरा पॉइंट आपके पास आता है द बैलेंस ट्रांसफर टू आरपीएफ विद न्यू एम्प्लॉयर। कह रहा है कि जो आपने मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 साल काम किया था, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपने जो 4 साल है उस स्थिति में आपने पैसे नहीं निकाले, आप एक नए एम्प्लॉयर के पास गए और उसको आपने जो बैलेंस था उसको ट्रांसफर कर दिया फॉर कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ 5 years अंडर न्यू एम्प्लॉयर। ठीक है, द पीरियड ऑफ सर्विस अंडर द ओल्ड एम्प्लॉयर शैल बी एडेड। कह रहा है कि अगर आप नए एम्प्लॉयर के पास गए, मान लीजिए 4 साल है आपके पास, आपने पैसे नहीं निकाले, जो नहीं निकाले तो टैक्सेबल तो होगा ही नहीं। लेकिन कह रहा है कि अगर आप नए एम्प्लॉयर के पास गए, वहां पर आपने 3 साल जॉब किया, तो देखिए लिखा रहता है पीरियड ऑफ सर्विस अंडर द ओल्ड एम्प्लॉयर शैल बी एडेड। कह रहा है कि जो आपने पुराने एम्प्लॉयर के यहाँ जो जॉब किया था ना, 4 साल किया था, 3 साल आपने यहाँ किया, टोटल हो गया 7 साल, यानी 5 साल वो कंप्लीट हो गया। तो इस केस में भी आपको टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर तीनों कंडीशन सही नहीं है तब हमें क्या करना है, तब वो आपको पता है टैक्सेबल हो जाएगा। यानी तीनों में से अगर एक कंडीशन को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आपको टैक्स नहीं देना है। मुझे पता है दोस्तों आप लोगों को थर्ड पॉइंट जो है ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर थर्ड पॉइंट में मैंने कहा क्या। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, आपने 5 years से उससे ज्यादा वर्क किया, तो पहला कंडीशन हो गया ट्रू। ठीक है, दूसरा कंडीशन यानी 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि आपने जॉब छोड़ दिया 5 साल से पहले, किसके कारण,
ड्यू टू इल डिसकंटिन्यूअस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस रीजन बियॉन्ड ऑफ हिज कंट्रोल। तो कह रहा है कि अगर आपने इन कारणों से अगर जॉब छोड़ा है तो 100% आपका जो अमाउंट होगा एग्जाम्प्ट होगा। ठीक। तीसरा जो पॉइंट था आपको नहीं समझा तो उसको मैं समझाना चाहूंगा कि आपने 4 साल जॉब किए। ठीक। एक न्यू कंपनी के पास आप गए, तो न्यू कंपनी में आपने 3 साल जॉब किया। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यानी 5 साल कम से कम अगर जॉब करते हो तो आपको जो भी अमाउंट निकालोगे वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो 4 साल यहाँ हुआ और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, दोनों हो गया। तब इस स्थिति में जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए वो इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, इफ नन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कह रहा है कि अगर आपने एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, देन द अमाउंट नॉट टैक्स्ड प्रीवियसली शैल बिकम टैक्सेबल। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया है तो लिखा द अमाउंट नॉट टैक्स्ड प्रीवियसली शैल बिकम टैक्सेबल। आपको मैंने बताया था कि 12% तक जो था उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का वो माफ था। तो अगर आपने यहाँ पर तीनों कंडीशन को वेरीफाई नहीं किया तो आपका जो माफ हुआ था ना, लिख रखा ना अमाउंट नॉट टैक्स्ड, जो टैक्सेबल नहीं किया गया था प्रीवियसली, जो प्रीवियस में टैक्सेबल नहीं किया गया था, तो 12% जो सैलरी था ना और 9.5% जो आपको माफ किया गया था वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर पूरा कोशिश किया हूँ, तो उम्मीद है आपको वीडियो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है। जैसे मैंने और यहाँ बता रखा हूँ कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल, इंटरेस्ट 9% ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल। कह रहा है कि नॉट सेटिस्फाई 3 कंडीशन एनी वन देन, कह रहा है कि अगर आपने एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, अमाउंट ऑन रिटायरमेंट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपका जो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इंटरेस्ट है, जो कह रहा है जो ऑलरेडी आपका देखिए लिख रखा है ऑलरेडी टैक्सेबल ड्यूरिंग जॉब, ऑलरेडी टैक्सेबल होगा, ड्यूरिंग जॉब होगा। लेकिन जैसे आप रिटायरमेंट के बाद अगर निकालोगे, अगर तीनों कंडीशन आपने पूरा कर दिया तो 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपने तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी आपने पूरा नहीं किया तो उस स्थिति में जो आपका एग्जेम्प्ट हुआ था वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।